साथियों नमस्कार। मेरे 50वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं पितृसत्ता की परिभाषा पर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय जेंडर के स्टूडेंट्स के लिए और जो बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इन जनरल भी जो लोग जेंडर के इशू को समझना चाहते हैं, समझना चाहती हैं, पितृसत्ता को समझना चाहती हैं, उनके लिए ये एपिसोड महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की बातचीत के लिए मैं दो रेफरेंसेस का उपयोग कर रहा हूँ। एक रेफरेंस है गर्डा लर्नर की पुस्तक द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की का, और दूसरा जो है एक एडिटेड बुक है, उसमें उमा चक्रवर्ती का एक लेख है और उस लेख का शीर्षक है पितृसत्ता पर एक नोट। तो पहले मैं गर्डा लर्नर की द्वारा दी गई जो परिभाषा है पैट्रियार्की की, पितृसत्ता की, वह आपके सामने रखूँगा और फिर उस पर उमा चक्रवर्ती ने जो टीका की है उसको कुछ अंश आपके सामने पेश करूँगा। तो गर्डा लर्नर लिखती हैं, पैट्रियार्की इन इट्स वाइडर डेफिनेशन मीन्स द मैनिफेस्टेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेल डोमिनेंस ओवर वीमेन and children in the family and the extension of male dominance over women in society in general. It implies that men hold power in all the important institutions of society and that women are deprived of access to such power. ये बात गर्डा लर्नर लिख रही हैं अपनी किताब में। उमा चक्रवर्ती ने अपने लेख में इसको कुछ यूँ कहा है, पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थायीकरण तथा सामान्य रूप में महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका मतलब है कि पुरुषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और महिलाएं ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती हैं। गर्डा लर्नर आगे लिखती हैं कि इट डज नॉट imply that women are either totally powerless or totally deprived of rights, influence and resources. उमा चक्रवर्ती बताती हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं या तो पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभावों और संसाधनों से वंचित हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रत्येक पुरुष सदा वर्चस्व की और प्रत्येक स्त्री सदा अधीनता की स्थिति में रहती है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था जिसे हमने पितृसत्ता का नाम दिया है के तहत यह विचारधारा प्रभावी रहती है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं तथा महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण है और होना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। ये जो परिभाषा दी गई है गर्डा लर्नर के द्वारा, उसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं। एक तो ये कि वो कह रही हैं कि पितृसत्ता जो है मैनिफेस्टेशन है और पितृसत्ता जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी है, यानी वो अभिव्यक्ति भी है और संस्थायीकरण भी है, यानी वो नियमों में कोडिफाई भी होता है। ये नियम लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का है? ये मैनिफेस्टेशन है मेल डोमिनेंस का, महिलाओं और बच्चों पर घर के अंदर और महिलाओं पर समाज के अलग अलग हिस्सों में। ये बात महत्वपूर्ण जो है इस परिभाषा की है। इससे क्या पता चलता है? परिभाषा के अनुसार अगर परिवार के अंदर और परिवार के बाहर पुरुषों का महिलाओं पर आधिपत्य है, डोमिनेंस है, तो फिर इसका मतलब यह है कि शक्ति के जितने भी केंद्र होंगे, जहाँ पावर होगी, जहाँ डिसीजन मेकिंग होगा, उन जगहों पर सामान्यतः जो है पुरुषों का वर्चस्व होगा। वहाँ पुरुष मिलेंगे और स्त्रियाँ जो है तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम मिलेंगी। इसके उदाहरण हम जुडिशरी में देख सकते हैं, इसके उदाहरण हम पार्लियामेंट में देख सकते हैं, विधानसभाओं में देख सकते हैं, और इसके उदाहरण हम जो है मीडिया में देख सकते हैं, मीडिया की टॉप पोजीशंस पर देख सकते हैं। इसके उदाहरण हम जो है कॉरपोरेट सेक्टर में और बड़े बड़े जो
निगम हैं उनमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं उनमें महिलाओं की जो उपस्थिति है उसमें भी हम सब इसको देख सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल जो इससे उठता है, उमा चक्रवर्ती ने अपने इस लेख में इस परिभाषा से निकलने वाले 4 सवालों को रखा है और उसके जरिए वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पितृसत्ता कैसे काम करती है, किन चीज़ों पर काम करती है और किन साधनों का उपयोग करके काम करती है। उमा चक्रवर्ती लिखती हैं कि जब हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पुरुषों द्वारा अधीनता की बात करते हैं तो इसका सटीक मतलब क्या है। यानी जब हम ये कहते हैं कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसमें स्त्रियां पुरुषों के कंट्रोल में रहती हैं, उनके डोमिनेंस में रहती हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब है। दूसरा सवाल यह है कि पुरुष स्त्रियों पर किस प्रकार वर्चस्व स्थापित करते हैं और वह किस चीज़ को नियंत्रित करते हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नियंत्रित करके अपने कंट्रोल में लेकर पुरुष स्त्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तीसरा सवाल यह है, स्त्रियों पर उनका नियंत्रण किस प्रकार संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है। स्त्रियों पर अगर पुरुषों का नियंत्रण परिवार के अंदर और परिवार के बाहर कमोबेश हो जाता है तो फिर इससे जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस प्रकार से संबंधित हैं, वो इससे कैसे जुड़े हुए हैं। रिसोर्सेज तक पहुंच या अपॉर्चुनिटीज़ तक जो एक्सेस है उसके साथ इस कंट्रोल का क्या संबंध बनता है। उन्हें स्त्रियों पर वर्चस्व की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये चौथा सवाल है जो गर्डा लर्नर अपने इस नोट में लिख रही हैं, जो इस परिभाषा को डिकोड करते हुए शायद उन्हें समझ में आए होंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बातें हैं जिन पर अगर पुरुष नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर उसके जरिए स्त्रियों पर उनका नियंत्रण, उनका डोमिनेंस या उस पर उनकी हेजेमनी कायम हो जाती है। तो उमा चक्रवर्ती लिख रही हैं गर्डा लर्नर के हवाले से कि 2 चीज़ें हैं जिन पर नियंत्रण करके जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर और बच्चों पर परिवार के अंदर भी और परिवार के बाहर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। एक चीज़ है प्रोडक्शन, यानी उनकी लेबर करने की शक्ति, श्रम शक्ति जो है उस पर वो नियंत्रण करते हैं, और दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी उनकी सेक्सुअलिटी, बच्चा जन्म देने की जो उनकी सामर्थ्य है और सेक्सुअलिटी है उस पर नियंत्रण करके। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पर पुरुष नियंत्रण कर लेते हैं अगर, तो फिर वे परिवार के अंदर भी और समाज के अलग अलग जो घटक हैं उनमें महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। प्रोडक्शन में और उत्पादन के क्षेत्र में जो वर्चस्व है उसका क्या मतलब है। यानी महिलाओं की जो श्रम शक्ति है, चाहे वो खेतों में हो, खादानों में हो, घर के अंदर जो अनपेड हाउस होल्ड वर्क में हो, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के काम में उन्हें जुटना चाहिए, किस तरह के काम में नहीं जुटना चाहिए, किस काम के लिए उन्हें पैसा मिलेगा, किस काम के लिए उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, ये जो तय करने की शक्ति है पुरुष अपने पास जो है रखते हैं, और इसके जरिए वह महिलाओं की जो श्रम शक्ति है उसका दोहन करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वह है कि रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है महिलाओं का, उस पर वो कंट्रोल करते हैं। यानी कि शादी के नियम क्या होंगे, शादी अनिवार्य होगी या नहीं होगी, शादी से पहले का जीवन कैसा होगा, शादी के बाद जीवन कैसा होगा, उस पर किस तरह के नियंत्रण होंगे, उस जो है उनकी मूवमेंट पर कैसी नज़र रखी जाएगी, और मूवमेंट उनकी जो है तथाकथित तौर पर नैतिक थी अनैतिक थी, इसके लिए लगातार उनको दबाव में रखा जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि उनकी सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल करके वे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है
उसका उन्हें विक्टिम बना देते हैं। और अगर एक बार प्रेगनेंसी से वो गुजरने लगी तो फिर उनके लिए जो एक्सेस है अपॉर्चुनिटीज़ तक और रिसोर्सेज तक, चाहे वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लेबर फोर्स मार्केट में जाने की अपॉर्चुनिटी हो, या अन्य प्रकार की कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो, या मान लो दुनिया देखने की ही अपॉर्चुनिटी हो, उस पर जो है एक भारी नियंत्रण जो है लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण कर लिया है तो अब यह तय करना कि बच्चे कितने होंगे, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना समय का अंतराल होगा, यह भी तय करने का जो हक है पितृसत्ता पुरुषों के हवाले करती है। और इसके जरिए भी वह महिलाओं की ज़िंदगी, उनके स्वास्थ्य और उनकी अलग अलग क्षेत्रों में जो पहुंच है उसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तो ये दो चीज़ें हैं गर्डा लर्नर के अनुसार, और जिसे उमा चक्रवर्ती ने अपने उस लेख में और विस्तार देने की कोशिश की है कि अगर पुरुष इन दो चीज़ों पर, यानी उनकी श्रम शक्ति पर, उनकी उत्पादन करने की क्षमता पर, और उनकी जो सेक्सुअलिटी है उनके पुनरुत्पादन पर, उनकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता है उस पर अगर वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो फिर जो है उनका घर के अंदर भी और घर के बाहर भी तमाम क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो उमा चक्रवर्ती जी ने उठा रही हैं कि ये जो नियंत्रण है, डोमिनेंस है, उसका संसाधनों पर नियंत्रण से क्या संबंध है। अब ये मान लीजिए कि जो है अगर इस बात पर नियंत्रण है कि कोई स्त्री कब माँ बनेगी, उसकी शादी किस उम्र में हो जानी चाहिए, और शादी के बाद उसकी मूवमेंट और मिलना जुलना जो है किस प्रकार का होना चाहिए, किन लोगों से होना चाहिए, किन से नहीं होना चाहिए, अगर इस बात पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है तब बाहर की दुनिया उसके लिए जो है कई बार इनविजिबल बना दी जाती है, इनएक्सेसिबल बना दी जाती है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि घर के अंदर अगर पुरुषों का प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन पर नियंत्रण हासिल हो गया है तो फिर जो दुनिया में दूसरे संसाधन हैं, समाज में दूसरे तरह के संसाधन हैं, उन पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अगर बच्चा पैदा करने का जो समय तय करना है और उनकी संख्या तय करना है, यह अगर पुरुषों के हक में चला जाता है और उनके नियंत्रण में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि जॉब मार्केट से और जो पब्लिक स्फीयर है उसके बहुत सारे जो डोमेन है उससे महिलाएं बाहर हो जाएंगी, और जो बाहर रहेंगी तो इसका मतलब है कि उन तमाम डोमेन्स पर पुरुषों का जो है कमोबेश एक छत्र जो है राज रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि परिवार के अंदर अगर जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर अगर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो फिर उसके जरिए समाज पर भी उनका जो नियंत्रण है वो स्थापित हो जाता है। यानी परिवार वह जगह है जहाँ से जो संसाधनों का बंटवारा और जो मौके हैं, अवसर हैं, उन तक पहुँच को नियंत्रित किया जाता है। और इसलिए परिवार एक संस्था के रूप में इस बात की वहाँ बहुत ज़रूरत है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका जो है ज़ोरदार तरीके से रूपांतरण हो, ताकि ये जो नियंत्रण का एक तरफा हक हासिल है सेक्सुअलिटी पर, रिप्रोडक्शन पर और प्रोडक्शन पर, उस पर जो है एक हद तक रोक लगाई जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।